वो बाहर से जाके चुनाव लड़के जीत के आए हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि विराटनगर में पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, या वहाँ हेरिटेज है उसको सुधारने की व्यवस्था है। उनको कोई मतलब नहीं है। हमारी पूरी कौम ने ये फैसला लिया है कि हम उन्हीं लोगों के साथ में जाएंगे जो हमारी 11 सूत्रीय मांगों पर बात करेंगे। सरकार ने आज कम से कम नहीं करते करते हजारों युवाओं पर मुकदमे कर रखे हैं। मुझे कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। जैसा विराटनगर था उससे भी ज़्यादा बेकार हुआ है। वो कुछ घटनाएं ऐसी थी कि उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत गंभीर थी। सारी जातियों ने मुझे मिलाकर बनाया है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है तो हर कौम के व्यक्ति ने हमें सपोर्ट किया है और विराटनगर के युवा ही परिवर्तन करेंगे क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि कुछ नई दिशा देंगे विराटनगर को। देखो, हमारा कंपटीटर कोई नहीं है। हमें तो जब मैदान में जाएंगे तो कंपटीटर थोड़ी ढूंढेंगे, हमने तो हमारा काम करना है। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। माली समाज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद में एक बड़ा नाम उभर कर आता है तो वो है चंद्र प्रकाश सैनी जी, जो आज हमारे साथ में जुड़े हैं। और क्या कुछ इनके आने की भविष्य की जो नीति रहेगी तो वो सब हम आज इनसे जानेंगे। तो सर, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया में। तो सर, आपके काफ़ी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में भी आपने काफ़ी आंदोलन किया है अपने समाज के लिए, सैनी समाज के लिए। आपकी सूत्रीय कुछ मांगे भी रही हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका? क्या आगे आपकी मांगे रहेंगी और क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि द फैक्ट जो इंडिया है उस चैनल ने मुझे बुलाया, और आपके दर्शकों को और आपकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो हमारा संघर्ष देखकर इस मुकाम पर आपने हमें बुलाया कि हमारी जो आवाज़ आप तक पहुंच सके। इसी के लिए मैं मीडिया की सभी लोगों का, बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। तो सर, क्या कुछ आपके आगे के पिछला तो कुछ संघर्ष बताइए कि क्या कुछ आपका संघर्ष रहा है? कब से आपने चुनावी जो संघर्ष यात्रा रही है आपकी, क्या कुछ इतिहास रहा है? लगातार पिछले हम 2014 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2014 में जब एक स्ट्रगल हुआ, कोई संघर्ष हुआ, कोई घटना घटी, वहाँ से हमारा मूवमेंट चेंज हुआ। मूवमेंट चेंज होने के बाद में हम लगातार हमारी लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ने के साथ साथ सर्व समाज को साथ लेकर हम उनकी जब भी जहाँ भी जरूरत पड़ती है, उनके संघर्ष में, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके साथ अन्याय होता है तो उनकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। और उसको साथ साथ में जब हमारी कौम की बात आई, हमारी कौम के साथ साथ सर्व लोगों की बात आई, तो हमने वो मांगे उठाई, सरकार के सामने 11 सूत्रीय मांगे रखी और उन मांगों को लेकर हमने पिछले 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष में हमें बहुत सारे मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं और लाठियाँ खाई, डंडे खाए, जेल भी गए। अभी हम 15 सितंबर की बात बताता हूँ। 15 सितंबर को हमने सरकार को ये कहा था कि हम कुछ मांगने आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार राजस्थान के लोगों की मुखिया है और अगर उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ हमारा सरकार ने लाठियों बाठे और डंडों के साथ स्वागत किया, लेकिन हम डरे नहीं, बल्कि सरकार से, लोगों से हम भिड़े। सरकार ने हमारे 84 लोगों को जेल भेज दिया, उन पे गंभीर धारा 307 तक के मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन फिर भी जेल में जाकर हमने अनशन की धमकी दी, अनशन में बैठने के लिए तैयार हुए। उस बीच में सरकार के लोगों ने हमसे सामंजस्य बनाया और 5 मांगों पे सहमति भी बनी। उनमें 4 मांगे अब तक पूरी भी हुई है। हो गई है पूरी? हाँ, 4 मांगे पूरी भी हुई हैं। लेकिन जिस प्रकार आगे की जो रणनीतियाँ बन रही हैं वो गंभीर बहुत, हम भी चाहते हैं कि मांगे थी सर आपकी? मांगे हम आम जन की मांगे थी, और आम जन में तो हम यही चाहते हैं कि सभी लोगों के लिए व्यवस्थाएं हों। सबसे पहले मांग तो हमारी थी जो फुटपाथी जो भाई हैं, जो आज फुटपाथ पे ठेले लगाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात इनमें कितना परेशान होते हैं। उनको कोई स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती, उनको कोई आदमी पूरे जीवन भर हमारे लिए ताज़ा सब्जी बेचता है, फूल लाता है, फल लाता है, लेकिन उसको लास्ट मोमेंट में पूरे जीवन के बाद में कहीं ऐसा भी कोई नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद में कोई पेंशन का कोई सवाल हो, ऐसा वाला भी सिस्टम नहीं है। तो हमने यही कहा सरकार से कि इनका वेडिंग जोन बना दिया जाए। आप मीडिया के लोग हैं, देखते होंगे कि कभी कोई पुलिस वाला डंडा मारता रहता है उनकी, कभी नगर निगम वाले आते हैं वो उनका चालान कर जाते हैं, कभी उनके ठेलियों को उठा ले जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी, वो देखा नहीं जा रहा था मुझसे बार बार, क्योंकि मेरे सामने ये घटनाएं आ रही थी। तो हमने उनके लिए सबसे पहले वेडिंग जोन की मांग की और वो मांग हमने पूरी भी करवाई है। अब सरकार का काम है कि जल्दी से जल्द उनको जगह दें।
ये हमारी मांग थी। उसके बाद में महात्मा फुले बोर्ड बने, बाग बागनी बोर्ड बने, भारत रत्न महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न मिले, ऐसी बहुत सारी मांगे हैं। और जब वो लोगों की रेजिमेंट है तो हमें हमारी रेजिमेंट भी चाहिए, और जिनकी नहीं है उनकी बननी चाहिए। जैसे यादव समाज है बहुत पहले से मांग कर रहा है कि एक ही रेजिमेंट बननी चाहिए, तो उनकी भी बननी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको लेकर हमारी लड़ाई है। तो सर आपका क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र विराटनगर, तो वहाँ की क्या कुछ समस्याएं हैं? वहाँ से हम देखते हैं कि कुछ अराजकता तत्व हैं जो फैलते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, कभी चोरी डकैती, तो कभी वहाँ पे गोलियाँ चलती हैं। तो क्या कुछ कहना है, क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं वहाँ की जिसका निवारण आप आगे के समय में कर पाओगे, आपको मौका मिले, और क्या कुछ अभी कर रहे हैं? विराटनगर मेरी जन्मभूमि है। तो विराटनगर विधानसभा एक ऐतिहासिक नगरी है, और वहाँ महाभारत कालीन नगरी को बसाया गया था उस समय। तब एक बहुत संवेदनशील थी, लेकिन आज की जो स्थितियाँ देखी जाती है तब आए दिन सुनना पड़ता है कि किसी पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, कहीं गोल फायरिंग हो रही है, कि चलती बसों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। मतलब इतनी बड़ी अराजकता फैल रही है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं बहुत वहाँ की दिशा और दशा हमें बहुत बदलने की आवश्यकता है। और आज विराटनगर का हर एक युवा हमारे साथ इसीलिए साथ आ रहा है कि उनको कहीं ना कहीं विश्वास है कि हमने जो यहाँ राजस्थान में लड़ाई लड़ी है वो विधानसभा में उनके हक और अधिकारों की लड़ाई, उनकी सड़क से लेकर विधानसभा तक हम पहुँचा सकते हैं। आज इसी वजह से वहाँ का यूथ भी हमारे साथ है, और हमारा विजन यही रहेगा, अगर विराटनगर की जनता अगर हम पे विश्वास करती है, हम पे विश्वास मत देती है, तो हम पक्का उसको परिवर्तन करेंगे, बदलेंगे एक नई फिजा वहाँ पर। तो वहाँ की हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में विधायक है इंदिराज गुर्जर। तो कैसा कुछ मुकाबला है वहाँ पे? जैसा कि अभी आपने कहा कि अराजकता के जो तत्व हैं वो अभी भी फैलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है आपको अभी जो उनका जो मैनिफेस्टो था पिछले दिनों में जब वो आए होंगे चुनावी दौर में, तो वो मैनिफेस्टो को लेकर जो उन्होंने वायदे किए थे क्या पूरे हुए हैं? देखो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि जनता जनार्दन है, और जनता जो अपना फैसला सुनाती है वही मानना पड़ता है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के रूप में पिछले 10 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। ये जनता का फैसला है कि किसको सबक सिखाना है और किसको सर पे बैठाना है, ये जनता फैसला करेगी। वर्तमान में क्या स्थितियाँ हैं जनता जानती है, जनता समय आने पे अपने आप जवाब दे देती है। ये राजनीति होती है, जो राजनीतिक अखाड़ा होता है, ये बहुत अलग चीज़ होती है। जब भी कोई वोटर होता है तो वोटर सोचता है कि मुझे वोट देने से पहले मेरे भविष्य का क्या होने वाला है। तो अपने को ऐसा नहीं है, अपना सीधा सा फंडा है, हमें हमारा काम करना है, लोगों को निस्वार्थ भाव से काम करना है, लगातार काम करना है। और अगर हमारे कोई काम में कमी है तो हम और तेज़ गति से परिवर्तन की बात करेंगे। जहाँ हमारी जरूरत पड़ती है आम लोगों तक पहुँचने की, गांव-गांव ढाणी ढाणी पहुँचने की, तो मैं ज़रूर जाता हूँ। और पिछले लगातार 10 साल से हम तो काम कर ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो आपके साथ सहयोग है विराटनगर की जनता का, लेकिन जब आप आएंगे चुनावी दौर में तो क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो रहेगा, क्या कुछ योजनाएं आपकी रहेंगी? देखो जहाँ की कौम की बात करता हूँ, हमारी पूरी कौम ने ये फैसला लिया है कि हम उन्हीं लोगों के साथ में जाएंगे जो हमारी 11 सूत्रीय मांगों पर बात करेगा। क्या क्या मांगे हैं सर? मैंने अभी पूर्व में बताया कि जैसे हमें भारत रत्न की जरूरत है, ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न मिले, हमारा जो आरक्षण है, हमारे जो हक और अधिकार है वो मिले, हमारे जो बाग बागनी बोर्ड बने। ऐसे कुल मिला के टोटल 11 सूत्रीय मांग है। और अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ी हमारी मांग है, क्योंकि देखो आंदोलन होते हैं किसी न किसी मजबूरी से होते हैं, लेकिन सरकार के माध्यम से उनको दबाने के लिए अनेक धाराओं में मुकदमा करना ये बहुत एक दयनीय स्थिति है। सरकार ने आज कम से कम नहीं करते करते हजारों युवाओं पे मुकदमे कर रखे हैं, वो तुरंत गति से वापस ले जाए, अन्यथा हमें फिर इसके लिए रोड पे आना पड़ेगा। भाई आज यूथ, पढ़ने वाला यूथ का अगर भविष्य खराब होगा तो कहीं ना कहीं रोड पे तो आना ही पड़ेगा। यही मोमेंट लेके चल रहे हैं। बाकी विराटनगर की बात है, विराटनगर की जनता जनार्दन है, वो क्या फैसला करती है वो विराटनगर की जनता जानती है। और जिसके साथ और रही बात, जैसे आपने कहा कि पार्टियां वगैरह की, तो हमें तो किसी पार्टी से बात नहीं करनी, हमें तो जनता से बात करनी है। जनता का आशीर्वाद होगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अच्छा, तो अभी आपका कुछ क्या किस तरफ रुख है? बीजेपी पार्टी है या आप कोई पार्टी बना रहे हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख है? देखो अभी मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रखी। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ।
मैं सिर्फ अभी जनता का कार्यकर्ता हूँ और जनता के लिए पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए रोडों पे रुक रहे हैं। आज इतने मुकदमे दर्ज हो गए खिलाफ, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, तो हमारा तो फैसला इतना ही है कि जो जनता की टिकट चाहिए, हमें किसी पार्टी की नहीं चाहिए, जनता फैसला दे और जनता जो फैसला लेगी वो दिल से सर पे लगाएंगे। जो फैसला है वो आप जानते ही हैं कि राजनीति है, राजनीति में जनता का फैसला चाहिए। तो राजनीति दौर आपका कब से शुरुआत हुई आपकी? आपने कहा 2014 से आप हैं जो आगे अग्रसर आए हैं, मुखर चेहरा आप निखरते हुए नजर आते हैं सैनी समाज में। लेकिन 2014 से आपकी ये यात्रा शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो था, क्या कुछ आपकी रणनीतियाँ थी? कब से आपको लगा कि हाँ, एक विराटनगर को, सैनी समाज को इस मुकाम की ज़रूरत है, इन योजनाओं की ज़रूरत है? ये कब से आपके दिमाग में था? देखो, मैं पहली बार मेरे गाँव से, मैं एक किसान का बेटा हूँ और एक छोटे किसान का बेटा हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, लेकिन एक छोटे किसान का बेटा हूँ। क्योंकि किसान कभी गरीब नहीं होता, वही अन्नदाता है। क्योंकि किसान कभी गरीब नहीं होता है, किसान तो देने वाला होता है। हमने तो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, ज़्यादा समझते नहीं है। लेकिन 21 जुलाई 2012 को मैं जब जयपुर आया पहली बार, तब यहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया हमने। तो यहाँ फुटपाथ से ज़िंदगी शुरुआत की है। तब हमारे ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं जानता ही नहीं था राजनीति क्या होती है और ना कभी किसी को समझता था। लेकिन आज जो वर्तमान की जो दशा और दिशा देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत गंभीर स्थिति है, समझ नहीं पा रहे कि लोगों की मदद कैसे करें, क्या करें, क्या करना चाहिए उनके लिए। तब ये सारी उनके साथ विडंबना हो रही है। तो 2014 में हमारा एक टर्निंग पॉइंट आया, एक घटना ऐसी घटी कि वहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट हो गया और उसके बाद में हम लगातार चलते रहे। लगातार चलते चलते क्या घटना थी सर, क्या टर्निंग पॉइंट था? वो कुछ घटनाएं ऐसी थी कि उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत गंभीर थी और ऐसी घटना को जगह मीडिया के सामने मैं नहीं ला सकता। समय आने पे जरूर बताऊंगा। क्या राजनीतिक घटना थी? नहीं, राजनीतिक घटनाएं नहीं थी, महिलाओं के संबंधित थी, लेकिन बहुत पास की घटना थी। लेकिन वो बताऊँ, मैं समय आने पे जरूर बताऊंगा। लेकिन क्या है कि मीडिया के सामने किसी को सामने ऑथेंटिक लाना वो अच्छा नहीं है, कि किसी का मान सम्मान को ठोस पहुंचाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उन लोगों को न्याय दिलाना, उनकी मदद करना। तो क्या ये घटना थी सामाजिक घटना थी, किस समाज के प्रति थी? नहीं, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक व्यक्ति की लड़ाई थी। ये पूरी एक तरह से एक बच्ची की घटना थी, उस बच्ची को न्याय दिलाने की घटना थी। अच्छा, तो उसको, सैनी समाज से थी वो? हाँ, वो सैनी समाज से थी। तो वहाँ से ही हम निकले थे, वहाँ से टर्निंग पॉइंट चेंज हुआ और वहाँ से हम निकल पड़े। धीरे धीरे कारोबार बनता गया और आज ये स्थिति है कि हम देखा होगा राजस्थान की विधानसभा जब हम घेराव करने आए थे तो पूरा शहर जाम हो गया था। और जब हम हमारी मांगों को लेके नहीं आए थे 15 सितंबर को, तब भी पूरा शहर को हमने जाम कर दिया था 8 घंटे। ये इसमें कोई राय दो राय नहीं, इफेक्ट है कि हमने सरकार को बार बार चेतावनी दी थी कि हम हमारी मांगों को लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनको लेकर आज जिस कौम ने मेरे पे विश्वास किया है, पूरे राजस्थान में जिस जनता जनार्दन ने मेरे पे विश्वास किया, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन सर, हम देखते हैं कि राजस्थान में अलग अलग प्रकार की जातियां हैं। यहाँ पे जातीय जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करना बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की जातियां हैं। वो सबको कहते हैं कि सभी जातियों को अपना अपना नेता चाहिए, अपना अपना कार्यकर्ता चाहिए। तो क्या लगता है आपको, बाकी जो अदर समाज है, आप सैनी समाज से बिलोंग करते हैं, बाकी समाज का आपके साथ रहेगा? देखो, हमने कभी भी जातिवाद नहीं किया। आज मेरा पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। मेरे 10 साल के करियर में कभी भी मैंने किसी जाति के लिए गलत नहीं बोला। जातिवाद वो होता है किसी कौम को गलत बोलना या गालियाँ देना या उसको खिलाफ भड़काना। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सारी जातियों ने मुझे मिलाकर बनाया है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है तो हर कौम के व्यक्ति ने हमें सपोर्ट किया है और बाकायदा उन्होंने लेटर लिखकर हमें समर्थन दिया है कि जहाँ भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपका सहयोग करेंगे, और किया भी है। मैं किसी जाति के खिलाफ गलत बोल ही नहीं सकता, कैसे बोल सकता हूँ? उन्होंने तो हर समय मदद की है। तो मेरा ये जातिवाद नहीं है। और रही बात मतलब नेता की या उनकी बनने की, देख कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उनकी अंगों को या उनके उठा सके या उनकी बातों को वहाँ पहुँचा सके। उनके लिए किसी भी जो एसी में बैठे हुए अधिकारी हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, ये तो नेसेसरीज है। या नेहा जी, आपके साथ भी अगर कोई घटना होगी तो सबसे पहले आपके परिवार के लोग आएंगे। और ये जो कौम होती है वो एक परिवार तो होता है। 10 लोग मिलते हैं तो कौम जाति बन जाती है, परिवार का नाम ले जाता है। लेकिन जातिवाद नहीं करना चाहिए।
ये जातिवाद का इफेक्ट है ना, बहुत गलत होता है। हाँ, ये ज़रूर है, काम करना चाहिए, सबको साथ लेकर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर जातिवाद करेंगे तो एक दूसरे को गालियाँ निकालेंगे, अपन गलत बोलेंगे, तो ये बहुत एक आने वाले समय में बहुत गलत दिशा में चले जाएंगे। क्योंकि देश, हम चाहते हैं इस देश को आगे बढ़ाएं। हम युवा होने के नाते एक फर्ज बनता है हमारा कि इस देश को सुनहरे अक्षरों में इसके नाम लिखे जाएं, राजस्थान का एक बेहतरीन भविष्य हो, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। तो सर, शिक्षा नीति में आपका क्या कुछ कहना है? और बात करें आपकी शुरुआत वहीं से हुई महिला सेफ्टी को लेकर के, तो आने वाले समय में आपकी क्या कुछ रणनीति रहेंगी महिला सेफ्टी को लेकर, महिला सुरक्षा के लिए क्या कुछ रणनीति रहेंगी आपकी? देखो मैम, नेहा जी, मैं आपको बता दूं कि भविष्य ही नहीं है, आज से अभी तक बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड का एक मैं पदाधिकारी होने के नाते हमारे जो इष्ट हैं ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से हम काम करते हैं। और ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले ने एजुकेशन के लिए काम किया और उसी दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। शिक्षा के लिए हमने बहुत सारी जगह लाइब्रेरियाँ या बच्चों के एडमिशन कराने या बच्चों की कोई फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारे लोगों के पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं होती है कि वो अच्छी जगह जाके पढ़ नहीं सकते, या जैसे गाँव के बच्चे होते हैं वो सही दिशा से आगे नहीं बढ़ पाते, तो उन तक हम हर बात पहुँचाने का काम कर रहे हैं। यही हम सही दिशा दे रहे हैं। तो ग्रेट महात्मा ज्योतिबा फुले तो वैसे ही एजुकेशन के काम कर रहे थे, और आज उनकी एक प्रशासनिक अधिकारी की वजह से या एक दुर्दशा है कि उनको हम बात नहीं दे पा रहे आज। आपने पढ़ा होगा माँ सावित्रीबाई फुले के बारे में, उन्होंने जब वो पढ़ाने जाती थी तो बहुत बड़ी दयनीय स्थिति थी, कीचड़ फेंक दिया जाता था। हाँ, वो तो इतिहास रहा ही है। अगर वो शुरुआत नहीं करती तो आज जहाँ हम बैठे हैं स्त्रियाँ, तो वो शुरुआत शिक्षा की वहीं से हुई है। तो शिक्षा के मामले में तो आप बहुत कुछ करें, लेकिन महिला सुरक्षा के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे आज भी अराजकता के तत्व हैं, जातियाँ वहाँ पे अलग अलग प्रकार की देखी जाती हैं, तो महिलाओं के लिए आपकी क्या कुछ योजनाएं रहेंगी? और आपके आने वाले समय में, अभी ज़्यादा समय रहा नहीं है इलेक्शंस में, तो क्या कुछ आपकी योजनाएं हैं? किस तरह आप काम में जुटे हुए हैं और क्या कुछ, किस तरह आप जो भी जाति उनको एक साथ समीकरण में लाने की कोशिश आप कर रहे हैं? देखो, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बहुत ही अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ बहुत बड़ा भाईचारा है और सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ ज़बरदस्त उत्साह के साथ उनका जन आशीर्वाद मिल रहा है। उसमें मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, उसी के हिसाब के सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और जो जहाँ महिला सेफ्टी की बात है, महिलाएं सबके घर में होती हैं और हम तो उसी नज़र से देखते हैं, और ऐसे देखना भी चाहिए। सर्व व्यक्ति का यही काम होना चाहिए कि जो समानता का अधिकार जितना महिलाओं का है उतना ही पुरुष का होना चाहिए। हम उनकी सेफ्टी के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनको बढ़ चढ़ कर आगे काम करेंगे। और विराटनगर विधानसभा मेरा एक परिवार है, मेरी जन्मभूमि है, मेरा घर है, वो मेरा विराटनगर विधानसभा में कहीं कमज़ोर नहीं है। हम लोग यही है कि परिवर्तन होना चाहिए, और वो परिवर्तन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो करके रहेंगे। और विराटनगर के युवा ही परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि कुछ नई दिशा देंगे विराटनगर को। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे अभी स्पोर्ट्स के लिए जगह नहीं है। हम गांव में जाते हैं, बहुत सारे लड़के खेलने के लिए स्टेडियम मांगते हैं, जगह नहीं है, टूर्नामेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। राजस्थान में तो वैसे भी खिलाड़ियों की बहुत कमी है, लेकिन हमारे जो विराटनगर के यूथ हैं वो बहुत डेवलपमेंट है एक तरह से, स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं। अगर उनको उनकी सही दिशा मिल जाएगी तो वो गलत रास्ते नहीं जाएंगे, बल्कि एक सही दिशा में काम करने का काम करेंगे। अच्छा, तो जैसे कि हम बात करें टूरिज्म प्लेस भी बहुत सारे हैं, निर्माण की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की काफ़ी कुछ आवश्यकता है विराटनगर को, तो इसमें आपके कॉम्पिटिटर हैं दूसरी तरफ इंद्रराज गुर्जर, तो उनके कार्यकाल अभी खत्म होने को है, आखिरी कड़ी है कार्यकाल की, तो क्या कुछ आपके विकास का कार्य रहा है वहाँ पे? क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? जो बदलाव आपने पिछले 4 साल से देखे हों, या फिर आप कुछ करना चाहते हो, क्या कुछ सुधार करना चाहते हैं? देखो, हमारा कंपटीटर कोई नहीं है। हमें तो जब मैदान में जाएंगे तो कंपटीटर थोड़ी ढूंढेंगे, हमने तो हमारा काम करना है और जनता की सेवा करनी है, तो कंपटीटर को थोड़ी देखना है। कंपटीटर हमारा कोई नहीं है, कंपटीटर तो हम खुद ही हैं। मैं तो खुद से कंपटीटर करता हूँ कि मैंने क्या किया हूँ। रही बात अब तक जब हमारे विधानसभा की, मेरे विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक जितने भी MLAs बने हैं वो बाहर से गए हैं, बाहरी कैंडिडेट हैं, तो उनको पता ही नहीं रहता विराटनगर में होना क्या है। अच्छा। आज विराटनगर एक पौराणिक नगरी है और एक टूरिज्म पैलेस है।
उनको उनसे मतलब ही नहीं है, अच्छा। क्योंकि उनको पता ही नहीं है विराटनगर में है क्या। क्योंकि इससे पूर्व में जितने भी एमएलए हुए वो बाहर से जाके चुनाव लड़के जीत के आए हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि विराटनगर में पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, या वहाँ हेरिटेज है उसको सुधारने की व्यवस्था है। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब होता है जीत के राज करना, बात खत्म। हमारा काम यही रहेगा कि वहाँ की जो टूरिज्म है उसको डेवलपमेंट करना। क्योंकि आज अगर मैं जयपुर के आसपास में अगर टूरिज्म पैलेस की बात करूँ तो मेरा विराटनगर द बेस्ट है। विराटनगर एक बहुत ऐतिहासिक पौराणिक नगरी है, वहाँ पे टूरिज्म को इतना डेवलपमेंट किया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा इससे राजस्थान की राजस्व में बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी, और हम उस पर बहुत बड़ा काम करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे यूथ के लिए एजुकेशन और ये जैसे खेलकूद, इनमें हमारा फोकस रहेगा, इस पे ही हम काम करना चाहेंगे। जैसा कि मेरा सवाल था कि जो पिछले 4 साल गए हैं इसमें क्या कुछ कार्य हुए हैं जो आपने देखा हो, आपने महसूस किया हो, या फिर आप उसमें कुछ सुधार करना चाहें? मुझे कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। जैसा विराटनगर था उससे भी ज़्यादा बेकार हुआ है, कहीं डेवलपमेंट नहीं दिखता मुझे। आप विराटनगर में आपकी द फैक्ट जो आपके इंडिया है उसको मैं ही कहना चाहता हूँ, आप आइए हमारे विराटनगर में, उसकी दिशा देखिए किस जगह जा रहा है, रोडें नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप आके देखिए तो सही ना, पानी की किल्लत होती है तो अब की बार व्यवस्था अलग है। विराटनगर की जनता को पानी चाहिए सबसे पहले। पानी की समस्या है, पानी है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। आज पानी की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे पहले जीने के लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, तो पानी नहीं होगा तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा। सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था हो, साफ सुथरा पानी उनको मिले, यही पहली मांग है उनकी। और इस मांग पे हम तो बात करना चाहते हैं बार बार। देखो पहले उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हमें उस पर नहीं जाना। मेरा तो ये मानना है कि हम उनको क्या करके दिखाते हैं। जब हमें जनता जनार्दन मौका देगी तो हमारा ये गारंटेड है कि हम परिवर्तन करेंगे। हम युवा है और युवा का मतलब यही होता है कि परिवर्तन करना, और उस परिवर्तन में सारे यूथ लगे हुए हैं। आज वहाँ के युवा इसी वजह से आज इतना दिल से सपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको मेरी पे अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है कि सीपी भाई कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा, और मैंने भी उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो सर कितनी आपको क्या लगता है किस तरह की जनता का साथ है? जनसंख्या आपने कहा कि इतने वहाँ पे वोटर्स हैं, कितने वोटर्स हैं, क्या कुछ लगता है कितना साथ है आपका? देखो अभी हमारे विराटनगर विधानसभा में लगभग 2,40,000 की समथिंग वोटिंग है। 53 पंचायतें हैं, और उन गांव ढाणियाँ छोटे छोटे गांव माने, राजस्व गांव माने, तो बहुत बड़ी संख्या में हम लोग हैं। छोटी छोटी जगह बसे हुए हैं, कोई पहाड़ पे बसा हुआ, तो कोई नड़े में बसा हुआ, कोई नदी में बसा हुआ। उन लोगों तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। उनको मुख्य धारा में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के हिसाब से हमें उनको मुख्य धारा में जोड़ना हमारा कर्तव्य बनता है। एक पढ़ा लिखा आदमी होने का मतलब ये नहीं है कि उसके परिवार के लोग आश्रम में जाएं, या जैसे आपने सुना होगा कि बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं उनके माँ बाप वृद्धाश्रम रहते हैं, वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब पढ़ा ये होता है कि पढ़े लिखे इंसान का मतलब है कि वो पूरी कौम को या पूरे लोगों को या पूरी परिवार को एक सही दिशा दे। आज पढ़ने और लिखने का मतलब ये नहीं कि पैसा आया जेब में जाए ये हो गया, ये वाला काम नहीं है। हम प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं लगातार से। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे चंद्र प्रकाश सैनी आप डालेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे हमारा संघर्ष। हमने तो लाठियाँ खाई हैं, मुकदमे खाए हैं, जेल गए हैं। क्यों गए हैं? हम लोगों के लिए तो गया, किसी एक व्यक्ति या किसी एक कौम को फायदा नहीं होने वाला। आज एक फुटपाथ पे जो ठेले लगाते हैं या सामान बेचते हैं वो किसी एक कौम के लोग नहीं बेचते, सब कौमों के लोग बेचते हैं। आप भी देखते होंगे कई बार कहीं रिपोर्टर करने जाते होंगे, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी ठेलियाँ खोस ले जाती हैं। तो वो गरीब आदमी सिर्फ 500 रुपये तो कमाता है बेचारा, क्या कमाता है इससे ज़्यादा बताओ? गाँव से आकर यहाँ पे अगर उसको व्यापार नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आलू प्याज बेचता है बेचारा। और मेहनत बहुत लगती है, लेकिन उसको ही अगर पुलिस वाले उठा के फेंक देंगे या कोई जेडीआर या आके डाल देंगे तो क्या करेगा वो? कहाँ जाएगा बेचारा? और हम तो उसी कौम से आते हैं सब, हम तो वही गरीब परिवारों से आते हैं। जब जयपुर में पहली बार आया तो मुझे भी फुटपाथ पर रहना पड़ा कि मैं जानता ही नहीं था जयपुर क्या है। समय समय की बात होती है ये। आज व्यवस्थाएं अलग हुई हैं तो हमारा फर्ज बनता है, पढ़े लिखे होने का मतलब है कि परिवर्तन करना हमारा फर्ज है। अपने पूरे लोगों को साथ लेकर कुछ नई दिशा में बात करें, उनके लिए उनकी डेवलपमेंट की बात करें, उनकी सुविधा की बात करें, और उनको सुविधा दिलाने का अधिकार का काम भी हम ही करें। उनके लिए जमीन से लेकर रोडों से लेकर विधानसभा तक की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ना हमारा फर्ज है।
ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज आप दौरे पे निकल रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन आपकी आने वाली जो आपने कहा कि आंदोलन की रणनीति रहेगी, किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी? क्योंकि 5 आपकी जो योजनाएं थी, जो भी सूत्रीय मांग थी, वो आपकी पूर्ण हो चुकी हैं। बाकी जो आपने बता रहे थे कि 14 आपकी सूत्रीय मांगे, तो क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी उन मांगों को पूरा करवाने की? देखो, ये पूरी कमेटी होती है, पूरी कौम की कमेटी होती है, वो फैसला लेती है। मैं तो एक कार्य करता हूँ, जो वो फैसला देती है हम उस पर काम करते हैं। आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे? आंदोलन में गुजार दोगे या मेहनत करोगे? नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन की रणनीति हमारे जो सीनियर लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बनाते हैं। और युवा का मतलब होता है बेलगाम घोड़ा होता है। वो उसका काम है मेहनत करना, संघर्ष करना, उनकी मांगों को मनवाना, ये उनका काम होता है। तो जो सीनियर्स लोग जो फैसला करेंगे उस पर हम बिल्कुल सहमत हैं। जो भी उनकी रणनीति रहेगी हम उस पर काम करने के लिए तैयार रहेंगे, संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन अब की बार हम कुछ नया परिवर्तन करके जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह का आपके बदलाव देख रहे हैं, कौन आपके विपक्ष में रहेंगे? चर्चाएं तो बहुत हो रही होंगी, बीजेपी पार्टी से भी कोई नए प्रत्याशी आ रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी से भी, ये सामान्य सी बात है। तो क्या कुछ रणनीतियां चल रही हैं अभी विधानसभा क्षेत्र में? देखो, हमें तो कोई कंपटीटर लगता ही नहीं है। हमें तो कहीं कोई कंपटीटर दिख नहीं रहा। हमें तो ये पता है कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। जनता जरूर आशीर्वाद देगी। कहीं ना कहीं वो हमारा स्ट्रगल देखकर, हमारा संघर्ष देखकर विराटनगर जनता हमें जन आशीर्वाद देगी और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम हमारा रहेगा। एक यूथ लीडर होने के नाते ये उसका फर्ज बनता है कि उसके शरीर का एक एक कतरा उन लोगों के लिए बहाया जाए जो आज उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। और मैंने तो हमेशा जब कहीं भी आंदोलन किया तो बैकएंड कभी नहीं हुआ। जब तक प्रशासन और सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानी, जब तक मैं ना रुका, ना झुका, ना वहाँ से हटा। मांगे मानेगी उसके बाद में ही मैं वहाँ से निकला हूँ। पूरे राजस्थान में करीब करीब हर जिलों में मैंने आंदोलन किए। ऐसा कतई नहीं है कि हम डरपोक हैं या डरने वाले हैं या कहीं पीठ दिखाकर भागने वाले हैं, बल्कि यहाँ सीधा सर में गोली खाने वाले लोगों में हम बिल्कुल नहीं डरते। जहाँ भी जनता का आशीर्वाद होगा उसके सामने आमने सामने बैठ के चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप ही के समाज से बिलोंग करते हैं, तो क्या कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, गहलोत साहब हमारे सिरमौर हैं और आज पूरी कौम को उन पर गर्व है। वो 36 कौम के नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जब आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और सॉफ्ट कॉर्नर की बात करें, वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। वो आज पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जननायक हैं। उनका काम है देने का और हमारा काम है खोसने का। वो प्यार से दे तो ठीक है, वरना तो फिर हम दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। तो तालमेल तो बैठे रहते हैं। युवाओं की उम्मीदें हैं, मुख्य चेहरा आप बनते हैं। आगे इसी तरह जो आपकी रणनीति है वो इस तरह बनती रहेगी। और इंदिराज गुजर की हम बात करें, जो वर्तमान आपके विधानसभा क्षेत्र के एमएलए हैं, तो योजनाएं आपकी बहुत ही आखिरकार चल रही हैं, युवाओं का आपके साथ है। तो क्या लगता है कि सिर्फ सैनी समाज का ही साथ है, युवा आपके साथ है, सैनी समाज आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं है। सर्व समाज साथ है और सब जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। हमारी कौम एक बिल्कुल शांत प्रिय कौम है, कभी कोई सरदर्द नहीं करती, ना किसी से लड़ाई बाठी झगड़े करती है। वो शांति प्रिय कौम है, वो अपना काम कर रही है, वो अपना काम आगे करती रहेगी। और मैं फिर आपको बता दूं, मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, मेरा कोई भी कंपटीटर नहीं है। हम हमारा काम कर रहे हैं और पूरे शिद्दत के साथ काम करते हैं। और जो शिद्दत से काम करता है तो पूरी कायनात उसके लिए काम करती है। यही हमारा फर्ज है। तो आने वाले समय के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी ऐसे ही मेहनत में लगे रहें और आपको जीत भी हासिल हो और आपकी जो मांगे हैं वो भी आपकी पूर्ण हो और आप अच्छे कार्य पर लगे रहें और इसी तरह आपके विधानसभा क्षेत्र है उसका विकास भी करें। जिस तरह आपने बताया है उसी तरह से आप निकल कर भी आए, मुखर चेहरा बने। जिस तरह आपने युवाओं का साथ भी बताया और जिस तरह की आपने निर्माण की नीतियां भी आपने जैसा कि बताया है उसी तरह आप बने रहें और आप ऐसा ही आगमन जो आपका रहेगा आने वाले 5 समय में, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे हमारे साथ सैनी समाज सीपी चंद्र प्रकाश सैनी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे द फैक्ट इंडिया। मैं आपके साथ नेहा शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।